हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जेलर मूवी को, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत है और उसके साथ ही साउथ के बड़े बड़े एक्टर के कैमियो भी है इसमें। ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक मंदिर को देखते हैं जिसमें पुरानी मूर्तियों को छोड़कर उसके बदले नई मूर्तियों को रख दिया जाता है। पुलिस वाला बोलता है जो है वैसे ही छोड़ दो, मुझे और इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। अगर गाँव वालों को पता चल गया कि ये मूर्तियां नकली है तो बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा। फिर हम 3 लोगों को देखते हैं जिनको एसिड टैंक के ऊपर लटकाया होता है, और तभी हम मूवी के मेन विलन वर्मा को देखते हैं जो कि एक साइको टाइप का बंदा होता है। वो कब क्या कर दे उसको खुद को भी पता नहीं होता, लेकिन वो शातिर बहुत होता है। दरअसल इन 3 लोगों ने एक मूर्ति को चुरा कर बेच दिया होता है। वो उन तीनों को कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लिए होते, मैं इसमें 40 साल से धंधा कर रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो तीनों लोगों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार देता है। और उसके साथ उसका पार्टनर पंड्या भी होता है और वो भी थोड़ा पागल किस्म का होता है। फिर हमें मुत्तू टाइगर के परिवार से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें उसकी बहू, उसकी बीवी और उसका एक छोटा पोता भी होता है। वो इन सब के साथ बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। वो बहुत शांत स्वभाव का होता है। जब एक दिन वो अपने पोते के साथ खेल रहा होता है तब एक आदमी आता है। वो आदमी गन दिखाकर मुत्तू को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि तेरे बेटे को मैंने बोला था इस मूर्ति के इसके अंदर ना पड़े, अब हो गया ना पंगा, तुझे अपने साथ लेने आया हूँ। मुत्तू अपनी फैमिली का सोचकर उनके साथ चला जाता है। फिर हम करण को देखते हैं जो कि मुत्तू का बेटा होता है। करण से वर्मा का आदमी नीलेश कहता है तुझे अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इस केस से दूर रहे वरना तेरी फैमिली को बहुत नुकसान होगा। करण कहता है कि इसमें मेरी फैमिली कहाँ से आ गई। फिर वो कहता है पहले तेरे बाप की बारी। वो जैसे ही अपने आदमियों को कॉल लगाता है उसका फोन मुत्तू उठाता है और वो कहता है सर आपके भेजे हुए बंदे तो सो रहे हैं, मैं क्या करूँ, घर चला जाऊँ। मुत्तू कहता है कि उसके बेटे को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसके बेटे को पता होता है। वो कहता है कि मैं तो शेर हूँ लेकिन तूने डायनासोर को उठा लिया। फिर हम मुत्तू और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं। दरअसल मुत्तू एक रिटायर्ड जेलर होता है जो कि बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम कर रहा होता है और वो अपने बेटे को भी एक पुलिस वाला बनाता है। वो सब एक साथ बहुत ही खुश होते हैं। फिर एक बार मुत्तू को घर आते हुए हम देखते हैं और तभी सामने से एक गाड़ी वाला उसे ठोकने ही वाला होता है। वो पांडू होता है। वो कहता है कि एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था, तेरे पोते ने बॉल मारकर मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। मैंने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो तेरा पोता बोलने लगा कि तू गाड़ी हवा में चला और तू वहाँ पर देखकर हंस रहा था, तभी से तुझ पर मेरी खुन्नस है। फिर थोड़े दिन बीत जाते हैं और पूर्णिमा मुत्तू से कहती है कि करण कल रात से घर नहीं आया। मुत्तू को परेशानी होने लगती है और वो पुलिस स्टेशन में फोन करता है। पुलिस स्टेशन उसे पता चलता है कि करण तो कल रात को ही निकल गया था, लेकिन वो घर नहीं आया होता। फिर वो सीनियर ऑफिसर से जाकर मिलता है। सीनियर ऑफिसर कहता है कि वो एक एसीपी है और हम लोग उसे जल्दी ढूंढ लेंगे, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं चले वरना खामखा पुलिस की बेइज्जत हो जाएगी। उसके एम्प्लॉय बोलते हैं कि मूर्ति केस में जाने का उसको किसने कहा था, वो बहुत स्मार्ट बन रहा था, अब गायब हो गया ना। और मुत्तू ये सब सुन रहा था। फिर मुत्तू नीलेश के पास जाता है और नीलेश से कहता है सर मेरे लड़के से गलती हो गई, अगर आपको मेरे लड़के के बारे में पता हो तो प्लीज उसे छोड़ दीजिए, अब से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। नीलेश कहता है कि मुझे पता होगा तब भी मैं नहीं बताऊंगा कि तेरा लड़का कहाँ पर है, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। मुत्तू उससे बहुत माफी मांगता है लेकिन नीलेश उसकी बात नहीं सुनता। नीलेश के लोग भी उस पर हंसने लगते हैं। फिर मुत्तू घर आ जाता है। घर आने के बाद एक लेडी कांस्टेबल मुत्तू से कहती है कि सर मैंने करण सर को पहले ही वार्निंग दी थी कि इस केस में ना पड़े, आज तक जो भी इस मूर्ति केस में गया है कभी लौट कर वापिस नहीं आया। ये सुनकर मुत्तू की फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है, मानो वो सब बहुत ही शौक में हो। फिर मुत्तू की बीवी पूर्णिमा उससे कहती है कि इसकी वजह आप ही हो, आपने उसे सिखाया नहीं कि लाइफ में बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और आज आपकी वजह से ही ये सब हुआ है, और बहुत रोने लगती है।
मुत्तू इन सब के बारे में बहुत सोच रहा होता है। फिर हम मुत्तू का एक अलग ही स्वरूप देखते हैं, मानो शेर शिकार के पहले तैयार हो रहा होता है। फिर वो रास्ते पर जा रहा होता है और तभी उसे पांडु मिलता है। पांडु कहता है कि आज फिर से मैं तुझे ठोक ही देता, लेकिन मुत्तू कहता है आज मैं चमेली के पास जा रहा हूँ। मुत्तू कहता है कि तुम्हें आना हो तो तुम भी आ सकते हो। पांडु लड़की का नाम सुनते ही मुत्तू को लिफ्ट दे देता है। फिर हम नीलेश को देखते हैं। किसी ने उसको वॉइस नोट भेजा होता है, सर वर्मा ने एसीपी को किडनैप कर लिया है और इसके बारे में पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है और यहाँ बहुत हंगामा हो रहा है। नीलेश कहता है कि ये सब बातें तू वॉइस नोट पर मत कर, मैं वर्मा का वफादार कुत्ता हूँ। और उसके पीछे जेलर खड़ा होता है और वो सारी बातें सुन लेता है। फिर वो उसे मारकर एक बस्ते में डाल देता है। वो बाहर आकर पांडु को बोलता है कि इसमें थोड़ा कचरा है, तुम मेरी मदद करो। फिर पांडु मुत्तू की मदद करता है और उस पोटली को पानी में फेंक देता है। जब वो कार में बैठता है तो देखता है कि उसके हाथ में खून लगा होता है। तभी जेलर उसे अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि अब तू फंस गया, अब तुझे मेरा साथ देना होगा वरना पुलिस तुझे पकड़ लेगी। फिर हम देखते हैं कि मुत्तू उसके पोते को रखने स्कूल जाता है। तभी आइसक्रीम की दुकान से वो आइसक्रीम लेने जाते हैं तो ऑटो से एक आदमी चाकू लेकर ऋत्विक पर हमला करता है, लेकिन कैसे भी करके मुत्तू उसको बचा लेता है। फिर मुत्तू को वर्मा का कॉल आता है। वो कहता है कि तुझे क्या लगा नीलेश को मारकर तू ऐसे ही घूमता फिरेगा? अभी तो शुरुआत है, एक एक करके तेरी सारे फैमिली वालों को ऐसा मारूंगा कि उनके बॉडी पार्ट्स को जोड़ने के लिए तुझे 10 दिन लग जाएंगे। फिर मुत्तू हमें एक बार में बैठा हुआ दिखता है और शराब पी रहा होता है। वहाँ वो ऑटो वाला भी होता है। वो बात कर रहा होता है कि साला इसकी वजह से वर्मा के सामने मेरी नाक कट गई, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और वो और उसका साथी मुत्तू उर्फ जेलर का पीछा करने लगता है। वो बहुत पीछा करते हैं और उसकी फैमिली के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। फिर मुत्तू एक गाड़ी के पास जाता है और पीछे से जैसे ही वो बंदा उसे मारने वाला होता है तो गाड़ी में से वो एक लंबी तलवार निकलता है और उस आदमी का गला सर से अलग कर देता है। ये देखकर उसके साथ वाला आदमी बहुत घबरा जाता है। वो पेंट में मूत देता है और जेलर उसे भी मार देता है। फिर अगले सीन में मुत्तू अपनी बीवी पूर्णिमा से कहता है कि जब से करण की मौत हुई है तब से मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा करो कि तुम मुझे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। फिर वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकेट्रिस्ट उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। जब सब चले जाते हैं तो मुत्तू कहता है कि सर दरअसल मुझे मर्डर करने के लिए जाना है और मुझे आपकी पूरी हिस्ट्री भी पता है, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो आप बहुत बुरी तरह फंसोगे। जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक आप मेरी फैमिली को संभाल कर रखोगे। मुत्तू कहता है मेरी फैमिली को बोल देना कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रह सकते। अगले सीन में गुरु एक आदमी से बोलता है कि ये गाड़ी एसीपी की फैमिली का है, इसका पता करो कि ये कहाँ है। दरअसल गुरु भी वर्मा के खास बंदों में से एक बंदा होता है। फिर मुत्तू और पांडु दोनों बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी बीवी पूर्णिमा का फोन आता है तो मुत्तू कहता है कि डॉक्टर साहब ने मुझे थोड़ा टहलने के लिए कहा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो पांडु से उसकी बात कर रहा है। पांडु भी कहता है कि हाँ वो यही है, मेरे साथ है और उसे डॉक्टर साहब ने टहलने का किया होता है। और पांडु मन ही मन बात करता है कि इसकी वजह से ही मैं यहाँ पर फंसा हूँ। फिर वो बेंगलुरु में जाकर विक्रम से मिलता है। दरअसल विक्रम बेंगलुरु का जाना माना डॉन होता है और वो मुत्तू को सर करके बुलाता है। दरअसल जब विक्रम जेल में होता है तो उसकी सजा मुत्तू ने कम करवाई होती है और मुत्तू की वजह से ही वो एक अच्छा इंसान बन गया है। वो मुत्तू के साथ उसके 4 सबसे बेहतरीन लोगों को भेजता है। वो चारों लोग बहुत ही बेहतरीन शूटर और पहलवान भी होते हैं। फिर मुत्तू उन सब को लेकर एक होटल में पहुंचता है और एक बंदे से कहता है कि तूने वॉइस नोट में बोला था ना कि एसीपी को किडनैप कर लिया है, मैं उसी एसीपी का बाप हूँ। वो बंदा रोते रोते कहता है सर मुझे नहीं पता उन्होंने उसको कहाँ रखा है, हाँ लेकिन मुझे उस मूर्तियों का लोकेशन पता है कि किस रास्ते से वो मूर्तियाँ लेकर वहाँ जाते हैं। फिर हम पांडु को देखते हैं जो कि नकली मूर्ति लेकर खड़ा होता है और सभी ट्रक वालों से कहता है कि ये मूर्ति गिर गई है, क्या आपकी है? थोड़ी देर बाद मछली जाल में फंस जाती है। फिर वो ट्रक वाला बोलता है कि हाँ हाँ हमारी ट्रक से ही ये मूर्ति गिर गया है, तुम इसे अंदर रखवा दो। मूर्ति अंदर रखने ही जैसे ही ट्रक खुलता है वो लोग मूर्ति के साथ पांडु को भी अंदर ले लेते हैं और उसी बीच वो छोटा पैकेट ट्रक के नीचे रस्सी लगा देता है और तभी हम जेलर को ट्रक के आगे आते दिखते हैं और
ट्रक उल्टा हो जाता है। ये सीन बहुत ही एपिक था। फिर वर्मा उस हॉस्पिटल में पहुंचता है और उनकी फैमिली के रूम का नंबर पूछने लगता है। फिर वर्मा जेलर को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि तूने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरी फैमिली को यहीं पर गाड़ दूंगा। और जैसे ही वो उनके दरवाजे पर लात मारने वाला होता है, जेलर उसे मूर्तियां बताता है जो कि वर्मा की होती है और वह कहता है और मुझे सभी मूर्तियों की लोकेशन भी पता है और उनके रास्ते भी। फिर जेलर कहता है कि अब तू मेरी फैमिली से 10 रुपए भीख लेकर आएगा और उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजेगा। ये सीन बहुत ही फनी होता है। फिर वो दोनों सेटलमेंट के लिए मिलते हैं। जेलर उसे फिर से एक बार वार्निंग देता है कि इस बार तो तू बच गया बेटा, लेकिन अगली बार मेरी या फिर मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तू परमानेंट भीख मांगता फिरेगा और तभी तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। और ऐसा कहकर वो वर्मा का बहुत ही गंदे तरीके से मजाक उड़ाता है। फिर वर्मा अपने ड्राइवरों को भी एसिड टैंक में डुबाकर मार डालता है और अपने लोगों को फोन कर कर बोलता है कि आज की रात उस जेलर की पूरी फैमिली को खत्म कर देना। फिर रात को जब जेलर अपने घर में सो रहा होता है तभी उसे कुछ लोगों की चलने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने पोते को बेसमेंट में छुपा देता है और अपनी बहू और बीवी को डाइनिंग टेबल पर आने का कहता है। वो पूर्णिमा से कहता है कि दरअसल मेरे बेटे का मरने का कारण मैं भी हूँ। उसे मैंने ईमानदारी और सच्चाई सिखाई। सच्चाई के लिए सर कटाना हो या सर काटना, मैंने दोनों ही उसे सिखाया। अगर मेरा बेटा ऐसा था तो सोचो उसका बाप कैसा होगा। वो ये भी कहता है कि अब खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। तुम दोनों यहीं पर बैठे रहो और यहाँ पर जो भी होता है उसे सिर्फ इग्नोर करो और ये सब तो सिर्फ एक टेलर है। फिर एक के बाद एक गुंडे आते हैं और वो स्नाइपर्स उनकी बैंड बजा देते हैं। एक के बाद एक डाइनिंग टेबल पर और सभी जगह लाशें गिरने लगती है। तभी जेलर उसकी बीवी और बहू को टिश्यू पेपर देता है खून लुछने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और लाइट चली जाने से वो स्नाइपर निशाना नहीं लगा पाते। तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और जेलर उसे बहुत ही खराब तरीके से मार डालता है। ये फाइट सीन बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही बढ़िया था। आपको देखने में बहुत मजा आएगा। फिर हम शेर खान को देखते हैं जो कि अपनी ही जमीन में बम को टेस्ट कर रहा होता है। तभी वर्मा उसे फोन कर कर कहता है कि तूने कैसे लोग भेजे थे, सारे के सारे मर गए। शेर खान कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तूने जेलर के लिए बंदे बुलाए हैं तो मैं भेजता ही नहीं। वर्मा कहता है कि तुझसे ना हो तो तू रहने दे, मैं रफी को फोन करता हूँ, मैंने 100 आदमी भी बुला लिए हैं। शेर खान कहता है कि उसे फोन करना हो तो कर ले, लेकिन वो फोन नहीं उठाएगा। जैसे ही वर्मा रफी को फोन करता है तो रफी फोन नहीं उठाता और वर्मा को पता चलता है कि जेलर कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं। तभी हम शेर खान से सुनते हैं जेलर की बैक स्टोरी। फिर हमें बहुत साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब जेल में सभी कैदी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी सायरन बजता है और सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। दरअसल तब जेलर के आने का टाइम हो जाता है और फिर सुपरस्टार रजनीकांत की एंट्री होती है। वो एंट्री बहुत ही बढ़िया थी। आपने अभी तक ऐसी एंट्री देखी ही नहीं होगी। दरअसल उनके साथ जो अच्छा बोलता था उसके साथ अच्छा और जो उनके साथ खराब रहता था तो उसका वो ऐसा हल करते थे जो वो कभी सोच भी नहीं पाता। वो जब बोल रहे होते हैं तभी एक शख्स उनकी बात काट कर बोलने लगता है और तभी वो उसका एक कान काट देता है। फिर एक बंदा उनको MP MLA की धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि तेरी पूरी फैमिली को मैं आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ। जेलर साहब के एक फोन घुमाते ही उसके आदमियों की गाड़ियों में बम फूटने लगते हैं। ऐसा था हमारा जेलर साहब का दबदबा। फिर वर्मा के अड्डे पर जेलर आता है और जो लोग वर्मा ने जेलर के लिए बुलाए होते हैं वो सभी जेलर के साथ मिल जाते हैं। दरअसल वो सब उसी की जेल में होते हैं, इसलिए वो उसका बहुत ही सम्मान करते हैं और उसके साथ ही जुड़ जाते हैं। फिर जेलर आते ही वर्मा को एक ही लात मारता है और वो उछल कर गिर जाता है। फिर वर्मा बोलता है कि सर मुझे एक ही मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और वो वीडियो कॉल करता है और उसमें उसका बेटा करण होता है। वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी पता नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। जेलर बोलता है कि क्या चाहिए तुझे। वर्मा बोलता है सर आप बहुत समझदार हो, मुझे सिर्फ एक ताज चाहिए जो कि बहुत ही पुराना है और वो बहुत ही एंटिक पीस है। हमने कई बार उसे चुराने की कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे। कोई भी उसे इतनी आसानी से चुरा नहीं सकता। वो कहता है ताज मुझे दे दो और अपना बेटा लेकर जाओ। जेलर चाहता तो नहीं था लेकिन उसे मजबूरी में ये डील
मंजूर करनी पड़ी। फिर जेलर अपने एक आदमी से उसकी सारी डिटेल्स मांगने लगता है। वो कहता है कि उस ताज को देखने की परमिशन सिर्फ कुछ लोगों के पास ही है, जो कि मंदिर के ट्रस्टी और देश के प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब बड़ी सेलिब्रिटी है। मंदिर के ट्रस्टी में से एक मोहन भी होता है। पांडु भी उसे जानता होता है। वो मोहन के बारे में बताते कहता है कि दरअसल मोहन को फिल्म का बहुत शौक है और वो कब क्या कर दे और उसे खुद को भी पता नहीं होता। फिर जेलर वर्मा को कॉल करता है और थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन वर्मा कहता है कि ठीक है, जितना टाइम तुम्हें चाहिए उतना टाइम ले लो, लेकिन हर वक्त मेरे 2 बंदे तुम्हारे साथ मौजूद रहेंगे। फिर वो प्लान बनाना शुरू करते हैं। छोटा पैकेट कहता है कि मोहन इस लड़की से बहुत प्यार करता है। ये लड़की हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन मोहन थोड़ा शर्मिला टाइप का होता है, इसलिए वो इसे डायरेक्ट गिफ्ट नहीं देता। वो उसके डायरेक्टर को गिफ्ट देता है, लेकिन डायरेक्टर उसके गिफ्ट को अपना गिफ्ट बनाकर उस लड़की को देता है और हीरोइन समझती है कि डायरेक्टर ने ही उसको गिफ्ट दिया है। ये लव ट्रायंगल इन तीनों के बीच में था। फिर हम उस पॉपुलर सॉन्ग को देखते हैं और फिर हम एक मेकअप वैन में देखते हैं कि मोहन उस डायरेक्टर को एक अंगूठी देता है उस हीरोइन को देने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टर अपने ही नाम से वो अंगूठी उस हीरोइन को दे देता है। फिर अगले सीन में जेलर उस डायरेक्टर को उठा लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बात पता चल गई है। अगर तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी बात मोहन को बता दूंगा। डायरेक्टर कहता है कि नहीं सर, आप उसे बता देंगे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा और रोड पर भीख मांगता फिरूंगा। फिर वो उससे बोलता है कि मुझे मोहन की मंदिर में शूटिंग चाहिए, इसलिए डायरेक्टर मोहन को बोलता है। मोहन को ये चीज अच्छी लगती है और उन्हें मंदिर में जाने की परमिशन मिल जाती है। फिर हम मंदिर के अंदर उस ताज को देखते हैं। वो ताज बहुत ही कीमती और आलीशान लग रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत था और उनके बीच में ही गुरु और पंड्या उस ताज को देखते हैं और वर्मा को कहता है ये बहुत सॉलिड प्लान बना रहा है। फिर हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि 3 लोगों को बेसबॉल बैट से मार रहा होता है। दरअसल वो भी एक बहुत बड़ा डॉन होता है। वो जेलर को कहता है कि ताज चुराने का काम बहुत ही मुश्किल हो सकता है, इससे अच्छा हम उस वर्मा को ही खत्म कर देते हैं। ये देखो सीसीटीवी फुटेज, तुम कहो तो अभी उसको उड़ा दूं। लेकिन जेलर कहता है नहीं मैथ्यू, मेरा बेटा उसके पास है और कहाँ है वो मुझे पता नहीं, इसलिए जब तक मैं उसका काम नहीं कर देता उसे जिंदा ही रहना होगा। फिर मैथ्यू प्लान के हिसाब से जेलर को बहुत सारे हाईटेक हथियार देता है और डायरेक्टर मोहन को स्क्रिप्ट समझा रहा था। फिर हम देखते हैं जेलर अपने सोल्जर्स को कड़ी ट्रेनिंग दे रहा था। फिर हम डमी रूम को देखते हैं जो कि मंदिर के रूम जैसा ही बनाया होता है। उसमें जब मोहन ताज को चुरा रहा होता है उसकी क्लिप जेलर ले लेता है और ओरिजिनल मंदिर के सीसीटीवी में उसको मिला देता है, जिससे मंदिर वालों को लगता है कि मोहन ने ही ताज चुराया है। फिर अगले सीन में सीबीआई वाले मोहन के घर में पहुंच जाते हैं और पूछताछ करते हैं। उसे वो फुटेज भी दिखाते हैं। मोहन कहता है कि ये तो फिल्म की शूटिंग के लिए है, लेकिन सीबीआई वाले कहते हैं कि हम उसे चेक करवाने ले जा रहे हैं। अगर वो असली हुआ तो तुम छूट जाओगे, लेकिन अगर वो नकली हुआ तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। फिर हम ताज को ले जाता हुआ देखते हैं जो कि बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी के साथ ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उन पर कोई हमला कर देता है और हमें देखना मिलता है कि वो हमला रजनी अन्ना ही कर रहे थे। ये लुक वाकई में बहुत ही बढ़िया था और ये फाइट सीक्वेंस भी बहुत ही मजेदार था। फिर वो उस ताज को वर्मा के बंदों के साथ उसके पास भेज देते हैं। जेलर वर्मा को कॉल कर कहता है कि ताज मैंने भिजवा दिया है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हम करण को देखते हैं जो कि वर्मा से कह रहा होता है कि मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था, तुझे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि तेरे साथ 50% पार्टनरशिप करने के लिए। दरअसल मुझे ये ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐश वाली जिंदगी चाहिए, लेकिन तूने मुझे किडनैप कर सारा प्लान खराब कर दिया। वर्मा कहता है कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारा बाप इतना संगी होगा। करण कहता है कि अभी ये सब ठंडा होने दो, एक बार मेरे बाबा इस सब के बारे में भूल जाए, फिर तुम मुझे पैसे दे देना और ये देश छोड़कर चले जाना, इससे हम दोनों का फायदा हो जाएगा। लेकिन ये सारी बात जेलर घर पर बैठकर देख रहा होता है वीडियो क्लिप में। दरअसल उसने ताज के अंदर एक छोटा सा कैमरा छुपाया होता है। जेलर ये सब देख रहा होता है, उसे पता नहीं होता
होता कि उसका बेटा इतना घटिया होता है। वो अंदर से टूट जाता है और अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। फिर करण घर आता है और वो और उसके पापा मिलते हैं। उसके पापा कहते हैं कि अभी तू सो जा, हम कल बात करेंगे। इधर वर्मा को पता चलता है कि ताज नकली है और वो गुरु और पांड्या को बहुत ही बेरहम तरीके से मार डालता है। जब सुबह होती है तो करण अपने पापा से कहता है कि आप इस केस से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप इस केस में इन्वॉल्व हो गए तो सब लोगों को लगेगा कि मैंने ये केस सॉल्व नहीं किया। आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। फिर मुथु कहता है ठीक है और उसे एक गन भी देता है और कहता है कि और कुछ कहना चाहते हो? उसका बेटा कहता है नहीं। फिर वो जब वर्मा के पास पहुंचता है तो वर्मा कहता है कि मुझे क्या पागल समझ रखा है, नकली ताज देकर असली बेटा ले जाओ। फिर वर्मा कहता है कि पहले तेरी बारी और फिर एक एक करके तेरी पूरी फैमिली को मैं खत्म कर दूंगा। फिर वो जैसे ही करण को मारने जाता है वहाँ पर जेलर की एंट्री होती है और वो एक एक करके सभी लोगों की धुलाई करने लगता है। फिर वर्मा के पास आखिरी ऑप्शन रहता है, वो वीडियो कॉल पर उसकी फैमिली को बता रहा होता है। फिर उनके घर विक्रम पहुंचता है और जो गुंडे उनके घर थे उनको चीर कर रख देता है। फिर मैथ्यू सारे मुल्कियों के ट्रक को उड़ा देता है और ऐसे ही जेलर सिगार निकालता है और वो सीन बहुत ही स्वैग वाला होता है और वर्मा को भी उसी एसिड के टैंक में डुबा कर मार डालता है। फिर अगले सीन में जेलर अपने बेटे से पूछता है कि आज तक मैंने तुझे कोई भी चीज की कमी नहीं होने दी, तुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, तो आखिर ये सब ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आए? उसका बेटा कहता है कि आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ऐसी सीधी सादी जिंदगी जी रहे थे। मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए और उसके लिए बहुत पैसा लगता है। मुझे आपके जैसी जिंदगी नहीं चाहिए। जेलर कहता है अभी भी तू बच सकता है, अपने आप को सरेंडर कर दे और जो भी तूने किया है वो पुलिस वालों को बता दे। उसका बेटा कहता है कि क्या आप पागल हो? अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वो कहता है कि इस किस्से के बारे में जिन लोगों को पता था वो सब मर गए, अब इसके बारे में मुझे और आपको ही पता है, इसलिए अगर हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और ऐसा कर कर वही गन जो जेलर ने अपने बेटे को दी थी वही गन अपने बाप पर टांग देता है। और जेलर का वो आइकॉनिक सीन जिसमें वो चश्मा निकालता है और दूर से स्नाइपर वाले उसके बेटे के पूरे शरीर में गोलियों की बारिश कर देते हैं और ऐसे ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना।